रोज चौधरी कार्टून करती थी। सुरेखा बहुत ही कंजूस किस्म की औरत थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा हाथों में सब्जी का थैला लेकर मार्केट जाने लगती है। तभी उसका पति देव सुरेखा से कहता है, अरे भाग्यवान, बाजार जा रही हो तो कुछ पतंगे ले आना, कल मकर संक्रांति है ना। तभी वहाँ सुरेखा की बहू गीता भी आ जाती है और वो अपनी सास से कहती है, और माँ जी साथ में दही, चूड़ा, गजक, रबड़ी, मूंगफली ये सब भी ले आना। पता नहीं कैसा पति, बहू और बेटा मिला है, हर समय पैसे को उड़ाने की सोचते रहते हैं। ये नहीं कि कुछ पैसे बचा लो और इन फिजूल के खर्चों को कम करो। अरे बहू, इन सब चीज की क्या जरूरत है, घर में बनाए तो है तिल के लड्डू, उन्हीं से काम चल जाएगा। ये बोलकर सुरेखा मार्केट जाती है और मार्केट से आते हुए देव और अपने बेटे के लिए कुछ पतंगे खरीद लेती है। घर आने के बाद कितने पैसे खर्च हुए सुरेखा उन सभी का हिसाब करने लगती है। तभी अर्जुन वहां आता है। माँ, पापा ने आपको पतंग लाने को कहा था ना, उनमें से कुछ पतंग देना तो। मैं पापा के साथ ऊपर पतंग उड़ाने जा रहा हूँ। अरे पर बेटा, वो पतंग तो तेरे पापा ने मकर संक्रांति के लिए मंगवाई थी, इसलिए कल ही उड़ाना, आज रहने दे। माँ, आपकी ये कंजूसी करने की आदत कभी नहीं जाएगी। आप मुझे पतंग दो, कल के हम कल देख लेंगे। मार्केट में पतंग खत्म नहीं हुआ है, अगर कम पड़ेंगे तो हम और ले आएंगे। अर्जुन के बोलने पर ना चाहते हुए भी सुरेखा को पतंग देना पड़ता है और अर्जुन कुछ पतंग लेकर छत पर उड़ाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर उनकी पड़ोसन सुमित्रा आती है और सुमित्रा गीता के हाथ में कुछ तिल के लड्डू देती है। जिसके बाद गीता भी किचन में से कुछ तिल के लड्डू एक टिफिन में पैक करके सुमित्रा को देने के लिए जाने लगती है। तभी सुरेखा रसोई में आ जाती है और गीता के हाथों से टिफिन लेकर बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? टिफिन भर के लड्डू देना जरूरी है क्या? अब सुरेखा टिफिन के सारे लड्डू निकालकर उसमें बस एक लड्डू रखकर टिफिन गीता को वापस कर देती है। आप ठीक है, ले आप जाकर ये टिफिन सुमित्रा को दे दे। पर माँ जी, उन्होंने हमें इतने सारे लड्डू दिए और हम उन्हें ये एक लड्डू देंगे, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे तो क्या हो गया, उनके घर में भी तो लड्डू बने हुए हैं ना। और अगर इसी तरह टिफिन भर भर के तू पड़ोसियों को लड्डू बांटने लगेगी तो सारे लड्डू खत्म हो जाएंगे। फिर तेरे ससुर और तेरा पति दोनों कहेंगे, लड्डू तो तुमने दिया ही नहीं, अब हम अपने स्टाफ को क्या दें? इसलिए इतना ही काफी है, जा आप दे दे। एक काम कीजिए माँ जी, ये लड्डू आप खुद ही सुमित्रा आंटी को दे दीजिए, मैं नहीं जाने वाली। ये बोलकर गीता वहां से चली जाती है और सुरेखा खुद जाकर सुमित्रा को तिल के लड्डू का टिफिन देती है। सुमित्रा टिफिन देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन खुद से कहती है, इस कंजूस ने आज टिफिन में लड्डू दिया है, जरा टिफिन खोलकर देखूं तो। जैसे ही सुमित्रा टिफिन खोलकर देखती है, उसमें एक लड्डू देखकर सुरेखा से कहती है, अरे बहन, इतने सारे लड्डू देने की क्या जरूरत थी। अब एक काम करो, ये लड्डू भी तुम ही रख लो, ठीक है? मैं चलती हूँ, हैप्पी मकर संक्रांति। सुमित्रा सुरेखा के हाथों में लड्डू का टिफिन देकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सुरेखा अपने कमरे में जाकर पतंगों को गिनने लगती है। तभी देव वहां आ जाता है। सुरेखा, जल्दी से कुछ पतंग दो ना, मेरी सारी पतंग कट गई है। क्या सारी पतंग कट गई? अरे तुम दोनों बाप बेटे पागल हो गए हो क्या? मकर संक्रांति कल है, पतंग कल उड़ानी है, आज नहीं। पर तुम दोनों ने तो आज ही सारे पतंग उड़ा उड़ा कर खत्म कर दिए, अब नहीं है पतंग, जाओ। अरे भाग्यवान, तुम्हारी कंजूसी करने की आदत कब जाएगी? पतंग है तो पतंग लेकर ही आए हैं उड़ाने के लिए। हाँ तो पर कल उड़ाना ना पतंग। अब अर्जुन को भी नीचे बुला लो, खाना खाने का समय हो गया है वैसे भी। जिसके बाद सुरेखा के कहने पर देव अर्जुन के साथ नीचे आता है और सब खाना खाने बैठते हैं। खाना खाने के बाद गीता सबके लिए तिल के लड्डू लेकर आती है और सबको 2-2 तिल के लड्डू दे देती है। ये देखकर सुरेखा अपनी बहू से कहती है, अरे ये सारे लड्डू आज ही खत्म कर देगी क्या? पहले तो सुमित्रा के लिए इतने सारे लड्डू पैक कर दिए और अब सबको घर में बांट रही है। अरे मकर संक्रांति कल है, कल कुछ नहीं करेगी क्या? माँ जी, अभी बहुत सारे लड्डू बचे हुए हैं, अगर उनमें से कुछ खा भी लिए तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर लड्डू कम पड़ गए तो तेरे ससुर जी और अर्जुन के ऑफिस में कहाँ से लड्डू जाएंगे? सोचा भी है तूने? अरे जानती है ना इन दोनों बाप बेटे को,
मकर संक्रांति खत्म होते ही ऑफिस में सबको लड्डू बांटने का शौक है। माँ जी, हद होती है कंजूसी की भी। ये बोलकर गीता वहां से अपने रूम में चली जाती है। सुरेखा भी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन मकर संक्रांति का दिन होता है। सब लोग जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और मकर संक्रांति मनाने लगते हैं। कुछ देर बाद देव, अर्जुन और गीता पतंगबाजी के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद गीता सुरेखा के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आज के लिए पतंग खरीदी थी ना, अब तो आप हमें पतंग दे सकती है ना, ताकि हम छत पर जाकर पतंगबाजी कर सके। हाँ हाँ, देती हूँ। ये बोलकर सुरेखा पतंग लेने के लिए जाती है, जहाँ उसने अपने 2 पालतू तोतों को रखा होता है। उन तोतों को देखकर सुरेखा खुद से बोलती है, सबको पतंग उड़ाने की पड़ी है, पर कोई एक बार भी इन बेचारे पक्षियों के बारे में नहीं सोचता जो खुले आसमान में उड़ रहे होते हैं। पतंग उड़ाने की वजह से न जाने कितने पक्षी घायल हो जाते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। पतंग उड़ाने के लिए सब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और अपनी सेफ्टी भी कर लेते हैं ताकि उन्हें चोट ना लगे, पर पक्षियों के बारे में कोई नहीं सोचता। ये बोलकर सुरेखा सारे पतंग लाकर गीता को दे देती है। तभी वहां देव और अर्जुन आते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो गीता? हम कब से तुम्हारा छत पर इंतजार कर रहे हैं और तुम हो जो पतंग लेकर नीचे खड़ी हो। अच्छे से तैयारी कर लेना। हाँ हाँ भाग्यवान, पूरी तरह से तैयारी कर ली है, कुछ नहीं होगा हमें अब। चलो अब। मैं आप सबकी नहीं, उन मासूम पक्षियों की बात कर रही हूँ जो बोल भी नहीं सकते। न जाने आज कितने मासूम पक्षी इन पतंग के मंझों से घायल हो जाएंगे। आप लोगों का क्या है, आप तो मजे कर लेंगे, पूरे दिन पतंग उड़ा लेंगे, पर जान से हाथ कौन गवाएगा। ये पक्षी, आप लोगों को एंजॉय करना है, पतंग उड़ाना है, जाओ जाओ भाई आप। सुरेखा की बातें सुनकर तीनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर पतंग नीचे रख देते हैं। गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपने सही कहा, हमारी वजह से आज के दिन पता नहीं कितने निर्जीव पक्षी घायल हो जाते हैं, वो अपनी जान से हाथ गंवा बैठते हैं। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं आज ये पतंग नहीं उड़ाऊंगी, बाकियों को उड़ाना है तो उड़ा सकते हैं। सुरेखा, तुम भले ही कंजूस हो, पर आज तुमने हम सबको एक बहुत अच्छी सीख दी है, इसलिए आज से हम लोग भी पतंग नहीं उड़ाएंगे और ऐसे ही मकर संक्रांति मनाएंगे। सही कहा पापा, हम हमेशा अपना मजा पहले सोचते हैं, लेकिन कभी उस मजे में किस तरह इन बेजुबानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो नहीं सोचते। पर आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जिसके बाद गीता, देव और अर्जुन पतंग नहीं उड़ाते और उसकी जगह परिवार के साथ समय बिताना, छत पर बैठकर दूसरे लोगों को देखना और पड़ोसियों के साथ गप्पे लगाना, गेम्स खेलना और इस तरह दिन का मजा लेना जारी रखते हैं। सुंदर नहीं थी, लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो हैं। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन, मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी।
क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई, तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मुझे तो बहुत चिंता है। पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है, वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है, उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। हैं? ये क्या हो गया? मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों, बोलो? अरे बेटा, वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ। पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ, कैसे हैं पापा? मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना। पापा से बाद में बात कर लेना, और हाँ, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना, हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ, सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा, शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ, मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है। अरे कैसी बात कर रही है बहन, तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना, वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा, रुपया, जमीन, जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना, तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि,
कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था।